इकोनॉमिक्स का अगर आपको नॉलेज है तो वो आपको डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यार मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ करूँ? CUET के हिसाब से व्हाट आर द करियर ऑप्शंस अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है? क्या इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब्स का कोई ऑप्शन है? इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है सर, ये कैसे वैल्यू एडिशन करेगा? एक सरप्राइज मैम वैसे इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। I hope you all are doing very well. Welcome to CUET Utkarsh YouTube channel. Welcome to another episode of Know Your Subjects. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट 2 डोमेन सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं अंडर दिस सीरीज, दैट इज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पॉलिटिकल साइंस एंड अकाउंटेंसी। एंड आज जिस सब्जेक्ट को लेकर हम आए हैं, जिसके बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लिविंग, everyday living. It should be taught to everyone and everyone should have at least basic knowledge of it. तो मैं बात कर रही हूँ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कॉमर्स के बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की। एंड वी हैव विद अस आवर इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट, योर फेवरेट राहुल परमार सर। हेलो सर। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। सो मैम ने बिल्कुल सही कहा है कि इकोनॉमिक्स एक लिटरली मैम एसेंशियल सब्जेक्ट है, विच आई पर्सनली फील जब से मैंने पढ़ना शुरू किया कि इट शुड बी टॉट टू एवरी चाइल्ड। जब से वो समझदार बनता है उस बच्चे को ये समझाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी लाइफ के जो बहुत सा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, उन डिसीजंस को लेने में, रैशनली लेने में, अप्रोप्रिएटली लेने में इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड इट इज़ नॉट ओनली एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट ओनली, ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हो या फिर साइंस का स्टूडेंट हो, यार आप अर्निंग कर सकते हो पैसे की, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन इट इज द टाइम टू इन्वेस्ट दैट मनी, तो मैंने अपने साइंस वाले काफी सारे स्टूडेंट्स को बोल लीजिए या फिर कलीग्स को बोल लीजिए, देखा है यार मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ करूँ? एंड कभी मेरे को बोलेंगे कि सर उस SIP में मैंने पैसा लगा दिया या फिर उस जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज अ बेसिक कैलकुलेशन कि यार जहाँ पे आपका पैसा आपको 15-20% रिटर्न दे रहा है, उसकी जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ 8-10% का रिटर्न ले रही हो। सो अल्टीमेटली एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मैम, दिस इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। शायद आप लोगों ने भी 9-10 में पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा, बट अप्लाई नहीं किया। तो ऐसी बेसिक चीजें अपनी लाइफ के अंदर हम लोग करते हैं, कई सारी गलतियां करते हैं, जहां इकोनॉमिक्स का अगर आपको नॉलेज है तो वो आपको डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आई एग्री विद सर के हर वर्ड से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। जो एग्जाम्पल उन्होंने साइंस के लोगों का दिया उससे तो मैं 100% एग्री करती हूँ, बीइंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। एंड जिस तरह से मैं सॉर्ट आउट करती हूँ मेरे कॉमर्स फील्ड के जो फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प या CAs की हेल्प या जिनकी भी, क्योंकि जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो ये चीजें आपको समझ में आती है। Once you start earning the money, तब जाके आपको समझ में आएगा। Exactly, जब आपको इन्वेस्ट करना है, जब आप उसको मैनेज करना चाहते हो। Exactly. तो बेसिकली हम, मेरा जो क्वेश्चन है उसका ऑलमोस्ट आंसर दे ही चुके हैं। दिस वाज एक्चुअली माय क्वेश्चन टू यू कि क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स की, जो कि सर ने खुद बताई ही है आपको। सर और क्या बताना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स? और मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मैम जो कि आपकी एवरीडे लाइफ को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देता है। बेसिकली इट एनहांसेज योर अकेडमिक नॉलेज, एंड वंस यू टेक द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो जो अकेडमिक नॉलेज आप गेन करते हो, जो स्किल्स आप गेन करते हो, उसका एप्लीकेशन आप हर जगह कर सकते हो। मम्मी को देखा होगा ना आपने कि मम्मी टमाटर के ऊपर फ्री का धनिया मांगती है, लेकिन दुकान पे जाएगी तो वो उसी धनिया के पैसे देने पड़ते, तो मम्मा प्रेफर करती है कि नहीं उस ठेले वाले से लेंगे। तो ये क्या है, मम्मी भी यहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक्स लगा रही है ना। जब हम लोग छोटे थे, कभी मार्केट के अंदर कुछ बुक्स वगैरह लेने के लिए गए या फिर बैग्स वगैरह लेने के लिए गए, तो पापा भी वहाँ पे इकोनॉमिक्स लगा रहे होते हैं कि ये बैग यहाँ पे सपोज करो 1000 रुपए का है, वही बैग किसी और ब्रांड पे 900 रुपए का मिल रहा है, एंड इट इज गिविंग ऑलमोस्ट सेम यूटिलिटी, सेम यूजफुलनेस, सो इट इज बेटर टू बाय दैट 900 वाला बैग रादर देन दैट 1000 वाला बैग। ये भी क्या है मैम, बेसिक सी इकोनॉमिक्स ही है, ठीक है ना। सो स्कोप बहुत वाइड है मैम इकोनॉमिक्स का। आप बिजनेस में इकोनॉमिक्स अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं क्यों पढ़ूं, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स की क्यों इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है सर, ये कैसे वैल्यू एडिशन करेगा। अगर आप अपने बिजनेस को ही ज्वाइन करना चाहते हो, मुझे तो मेरे पापा का बिजनेस ज्वाइन करना है, वहां पे भी ये जो नॉलेज है, ये जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये जो सेंस ऑफ थिंकिंग है, वो बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन क्रिएट करती है आपके बिजनेस में, गवर्नमेंट्स के अंदर, साथ ही साथ में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख लो, हर जगह पे इकोनॉमिक्स का अपना एक स्कोप है, क्योंकि जहां फाइनेंस है, जहां पैसा है, जहां रिसोर्सेज है, वहां पे इकोनॉमिक्स तो आना ही है।
अग्रीड बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जैसा कि सर ने कहा, देखिए हर चीज की वैल्यू सिर्फ आप ये नहीं देख सकते हैं कि वो एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जा रहा है, उसमें मार्क्स ऑब्टेन करने हैं बस, उसका रोल खत्म नहीं। वो एज अ लाइफ स्किल आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ट्रू। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा सर से। अब हम जानते हैं, क्योंकि भाई अंडरस्टूड है कि आपकी लाइफ में बहुत ही सारा स्किल्स ऐड करेगा इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो, बट द थिंग इज आपको सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स में सीयूईटी बेस्ड ऑप्शंस जानने हैं अपने, ताकि आप अपना पहला पड़ाव पार करें। तो लेट्स सी, आपके हिसाब से भी बात करते हैं कि सीयूईटी के हिसाब से व्हाट आर द करियर ऑप्शंस अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो। बिल्कुल मैम, देखो सीयूईटी में जिन भी बच्चों ने अभी इकोनॉमिक्स को अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज किया है, सबसे पहले तो 11th और 12th में या तो वो पढ़ के आए या फिर अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स के साथ करना चाहते हैं। सो हैट्स ऑफ टू देम कि उन लोगों ने एक बहुत ही शानदार सब्जेक्ट चूज किया है। रीजन बिंग, आगे जाके आपकी लाइफ के अंदर आने वाले 3 साल में जब आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, अगर बशर्ते आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा, एज अ सब्जेक्ट लिया कि मुझे पास करना है, दैट्स नॉट द एंटायर थिंग, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर हकीकत में आप अपनी लाइफ के अंदर इस इकोनॉमिक्स को फील करना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, तो 3 साल बाद में आप खुद फील करोगे, इवन फर्स्ट ईयर के अंदर आप फील कर जाओगे कि यार ये सब्जेक्ट लिटरली मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा है। इकोनॉमिक्स से जब आप लोग ग्रेजुएशन करते हो तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को आप लोग बेसिकली पढ़ोगे। कुछ उसमें आपके लाइफ टू लाइफ डेली लाइफ में काम के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कई बार लिटरली मजबूरी में पढ़ने भी पड़ेंगे। किसी की थिंकिंग्स है, किसी की थॉट्स है, कुछ थ्योरीज हैं, वो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट या प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, है ना। तो इन द सेम मैनर देखो, आप अगर सीयूटी से इकोनॉमिक्स को डोमेन लेते हुए ग्रेजुएशन करते हो, सो आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे करियर ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं। यू कैन बी इकोनॉमिस्ट। अब इकोनॉमिस्ट अपने आप में क्या करता है सर, है ना, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं। अगर 1991 की बात करें, जब नेशन के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्राइसिस चल रहे थे, हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने ज़्यादा कम हो गए थे कि इंडिया के पास में अपने देश को चलाने के लिए 15 दिन तक का फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था। उस समय नेशन के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह जी, जो अपने आप में बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ओके। और उन्होंने भी सजेशन दिया कि आप करें क्या, तो बेसिकली दे वेंट टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक, और हम लोग $7 बिलियन का लोन लेके आए थे वहां से। सो दैट वाज अ नीड ऑफ द आवर कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, जिससे कि एसेंशियल इंपोर्ट्स भी नहीं हो पा रहे थे यार। पेट्रोल मंगवाना है, गेहूं मंगवाना है, केरोसिन मंगवाना है, तेल मंगवाना है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। एसेंशियल नीड्स जनता की पूरी करने के लिए गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी रिक्वायर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन कि उस सिचुएशन में सॉल्यूशन क्या होगा, है ना, कि लोन लेना उस समय इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अनटिल अनलेस आप जिंदा नहीं रहोगे तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ने वाले हो। तो बस इकोनॉमी को जिंदा रखने के लिए उन्होंने बेसिकली वहां से लोन लिया, ऑलराइट। एंड ये सारे वही इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं मैम, वो चाहे हमारे पॉलिटिशियंस के इकोनॉमिक डिसीजंस हो या फिर हमारे इकोनॉमिक्स के डिसीजंस हो, और अल्टीमेटली इकोनॉमी को समझने वाले लोग ही पॉलिटिशियंस की बेसिकली मदद करेंगे, है ना। वो वाली बात है, वो वाली बात है ना सर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड आई थिंक इस सर्वाइवल में हेल्प करने वाले हमारे इकोनॉमिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज देखिए आपको भी पता है मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव, एंड मैनेजिंग द मनी इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग इट एक्चुअली। तो आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, गवर्नमेंट कमिटीज के फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के अंदर आप लोग फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई सारे लोग कंसल्टेंसीज के अंदर जाना चाहते हैं ना, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, आई न्यू इट वेरी वेल कि यार इन्वेस्टमेंट तो सब करवाते हैं, है ना, लेकिन एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट किसी पर्सन की नीड को समझ के देना, दैट इज अ मच नीडेड थिंग। ही इज ऑल्सो परस्यूइंग द इकोनॉमिक्स ओनली, तो वो भी इकोनॉमिक्स ही परस्यू करते थे। तो आज इतना ज्यादा उनका वी कैन से कि क्लाइंट बेस हो चुका है, बिकॉज जो सर्विसेज देते हैं, जिस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ के वो प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज द बेस्ट विच ही कैन डू, ठीक है। सो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। लोगों के फाइनेंस को मैनेज करना आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज हो चुकी है, और इकोनॉमिक्स का नॉलेज सॉर्ट आउट करियर फील्ड है ये, क्योंकि आजकल लोग ढूंढते हैं, जैसा कि सर ने बताया, हर एक को नॉलेज नहीं होता है, और फिर हमें चाहिए ऐसे सपोर्ट सिस्टम जिनको हम ट्रस्ट कर सकें। बिल्कुल मैम, आप आंख मूंद के बेसिकली इनके ऊपर विश्वास कर सकें कि नहीं, ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी रिक्वायरमेंट है। और फाइनेंशियल एडवाइजर, आपने गलती से भी किसी को भी कोई भी एसेट एलोकेट कर दिया, फिर कोई भी फंड दे दिया, अगले पर्सन को रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता हमेशा ना। कभी कोई फंड अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कोई फंड बुरा परफॉर्म करता है। सो ये फाइनेंशियल एडवाइजर ही है जो राशनल डिसीजन लेके कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर अपने इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज करता है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर आज के टाइम पे एक बहुत ही ज्यादा
ग्रोइंग वी कैन से फ्रीलांसिंग जॉब हो चुकी है मैम। सबसे बड़ी बात फ्रीलांसिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बैंक्स के अंदर बात करें, क्रेडिट मैनेजर हैं, ओके, या फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर और हायर लेवल के ऊपर हम लोग जाएं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, एक्चुअरी के कोर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ वही सारी चीजें जो आप इकोनॉमिक्स के नॉलेज को कहीं ना कहीं वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने जान ही लिया है इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, करियर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज अ डोमेन सब्जेक्ट अगर आपके पास है और आप किसी भी अच्छे फील्ड में जाना चाहते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इकोनॉमिक्स को ध्यान से पढ़ें। एक और चीज मैम मैं यहाँ पे ऐड भी करूंगा, अगर काफी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे सवाल भी होता है कि क्या इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब्स का कोई ऑप्शन है? ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ही हमारे इंडिया में तो बहुत ही क्रेज है ना, बहुत एक्सट्रीम क्रेज है गवर्नमेंट जॉब का। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स परस्यू करने के बाद में भी आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मजे की बात है मैम, यूपीएससी के थ्रू इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज IES के लिए भी आप IES कैडर के लिए फाइट कर सकते हैं। साथ ही साथ में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अभी हम लोग NSO बोलते हैं, NSSO और CSO दोनों कंबाइंड कर दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ओके, वहां पे बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। इवन स्टेट डिपार्टमेंट्स जो हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो वहां पे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की जॉब निकलती है। तो ये सारी जॉब्स आप लोगों के लिए बिल्कुल, SSC वगैरह में भी काफी निकलती बिल्कुल है। बहुत सारी यस, ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रीलांसिंग ऑप्शंस अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट एज इकोनॉमिक्स लिया है तो। और अब जान लेते हैं कि आप उसको कैसे, जैसे कि सर ने कहा सिर्फ रटना नहीं है, बिल्कुल नॉलेज बेस्ड पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो सर से ही स्ट्रैटेजी समझते हैं कि ऐसी पढ़ाई करनी है कि जिससे आप इकोनॉमिक्स को समझें, साथ ही साथ आपका CUET में क्लियर भी कर लें आप उसे। तो सर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए मैम? देखो, अभी भी बच्चों के पास मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम है, लगभग 1 महीना है, और 1 महीना मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम होता है अगर आप में वो जिद है, आप में वो जुनून है कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है। ओके, आई एग्री कि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। आपके CUET के अंदर जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, मजे की बात यह है मैम कि उसमें 12th का और 11th का दोनों का पोर्शन है, ठीक है। तो व्हाट आई फील कि सबसे ज्यादा लंबा सिलेबस जो है अगर CUET के सारे कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, जिन कोर्सेज को मैं जानता हूं, दैट इज विद इकोनॉमिक्स। क्योंकि आपको जो क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, जो इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो, और साथ ही साथ में जो माइक्रो का पोर्शन है वो भी आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले जब आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस का आइडिया होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले दिन जो आपकी डेस्क पे होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस। अगर आपके डेस्क पे सिलेबस है तो यू विल सी कि 3 पार्ट हैं हमारे CUET के अंदर, फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड माइक्रो, और साथ ही साथ में थर्ड है इंडियन इकोनॉमी। देखो, इंडियन इकोनॉमी ऐसा कंटेंट है बेटा स्टूडेंट्स की, जो भी NCERT की बुक्स अगर आप लोग पढ़ेंगे ना मैम, तो इट्स अ थ्योरी बेस्ड थिंग। कोई रफली भी अगर आप लोग पढ़ने बैठेंगे तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि CUET का पेपर जो ऐसा पेपर है जहां पे इन डेप्थ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी एक लाइन से भी क्वेश्चन उठा के दे दिया, सो इट रिक्वायर्स इन डेप्थ स्टडी। बिना मेंटरशिप के भी एक बार आप लोग इंडियन इकोनॉमी को अपने से अगर पढ़ना शुरू करो, टोटल 10 चैप्टर्स हैं, है ना, तो 10 चैप्टर को मेरे ख्याल से अगर 2-2 दिन भी लेके बैठे तो 20 दिन में तो ये कवर हो जाता है ना, और उसके MCQs भी आसानी से कवर हो जाएंगे। सेकंड बचता है मैम हमारे पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ टॉपिक्स बड़े ट्रिकी हैं, कुछ टॉपिक्स थोड़े लीनियंट है, बहुत इजीली हो जाते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा ट्रिकी टॉपिक है, जहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं अरेंजमेंट टाइप के, या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड टॉपिक है। सेकंड एक स्टूडेंट्स बात करूं मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज, ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है अच्छे से पढ़ के जाना, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट अच्छे से पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में गवर्नमेंट बजट सबसे छोटा चैप्टर है, ठीक है। सो यहाँ पे मैम किसी स्पेसिफिक चैप्टर का ना वेटेज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वेटेज किसी स्पेसिफिक चैप्टर का नहीं कि इतना वेटेज इसका, इतना वेटेज इसका, इतना वेटेज इसका। पिछले 2 साल से अगर मैं ट्रैक करूं तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन से कितना भी चीजें उठा के दे सकते हैं वो लोग। वो तो CUET के लिए वैसे सर आपने बिल्कुल सही जनरलाइज रही, अब जनरलाइज एनालाइज ही कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अब तक ज्यादा एग्जाम्स हुए नहीं हैं, तो ये भी अपने आप में इवॉल्व होता जा रहा है जैसे जैसे NTA एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल मैम, बट हाँ बिल्कुल सर, आपने बहुत सारे इनको थर्ड एक और जो अपना टॉपिक है मैम वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑल्दो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं दिया है बोर्ड ने यहाँ पे, NTA ने सिर्फ 2 यूनिट सजेस्ट करी, लेकिन वो 2 यूनिट भी अपने आप में पूरे 5 चैप्टर लेके आते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये 5 चैप्टर का जो बर्डन है CUET वाले बच्चों के लिए जो इकोनॉमिक्स डोमेन ले रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो या तो उन्होंने कहीं क्लास 12th में पढ़ा है, जो हमारे NCERT बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, और CBSE वालों ने उसको 11th में पढ़ा है, तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चीज़ रिवाइज करने की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। NCERT बोर्ड वाले बच्चों को इंडियन इकोनॉमी रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जो हमारे CBSE वाले स्टूडेंट्स हैं उनको माइक्रो रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। अब सेकेंड जो चीज़ है वो सबसे बड़ी बात, सिलेबस आपने समझ लिया। जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है कि PYQs जो हैं
है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो पीवाईक्यूज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन पैटर्न है, डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, साथ ही साथ मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डेट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जिस भी चैप्टर को आप पढ़ाओ, इंडियन इकोनॉमी को लेके बैठो तो इंडियन इकोनॉमी के सेलेक्टेड चैप्टर से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ऑलराइट, इनके अंदर भर भर के डेट्स दे रखी हैं। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, वन मोर चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, इन सारे चैप्टर्स के क्रोनोलॉजिकल इवेंट जितने भी हैं, जितने भी डेट वाइज जो फैक्ट्स हुए हैं, उन सबको एक जगह लिख लेना है। क्योंकि इससे मैम सबसे बड़ी बात होती है, जब मैंने क्लास 12th में स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो मैंने एक एक चीजों का उनको सारा के सारा डिटेल्स प्रोवाइड करवाया, जिससे कि क्रोनोलॉजिकल बेस वाले अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होंगे चुटकियों के अंदर सॉल्व होंगे। बिल्कुल सही है ना मैम। और इनके अगर खुद आप नोट बनाएंगे तो वो आपके लिए वैसे भी वो सबसे ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो हमेशा आप लोगों को याद रहता है ना। दूसरी जो बात है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम के तो खूब सारे फॉर्मूलाज हैं, है ना। अब जब ये फॉर्मूलाज हैं इनको भी आपको एक जगह लिख लेना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं, चाहे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे बजट के अंदर हो, चाहे अगर हम बात करें नेशनल इनकम के अंदर, तो ये सारे फॉर्मूलाज को भी आपको एक जगह लिख लेना है। एंड थर्ड चीज, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। फोर्थ जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा सेकंड यूनिट है उसमें रिलेशंस बहुत सारे दिए हुए हैं ना, जैसे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप हो गया, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हो गए, इलास्टिसिटी के कुछ फॉर्मूलाज हो गए, इनको भी आपको डिटेल के अंदर एक जगह लिखना है, क्योंकि जितना सॉर्टेड आप लिख लोगे ना, 1 मिनट के अंदर आप लोगों को पढ़ने में ईजीनेस रहेगी। एग्जैक्टली। तो मतलब आपका नोट मेकिंग जो है वो काफी अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। और सर ने उसके टिप्स तो आपको दे ही दिए हैं, बिल्कुल आपको एकदम बाइफरकेट करके बता दिया है किस किस चैप्टर में आपको किस किस टाइप के टॉपिक्स मिलेंगे और आपको किस तरह से उसके नोट्स बनाने हैं। तो डेफिनेटली इन लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। श्योर मैम, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है सारी के सारी चीज़ें, और जितने भी टिप्स मैंने दिए हैं और अच्छे से इस चीज़ को फॉलो करोगे तो CUT की प्रिपरेशन ज़बरदस्त होने वाली है। एक सरप्राइज मैम वैसे इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो कि टाइम लिमिट वाला है ना। करेक्ट। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपके कॉमर्स वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स है, बिल्कुल मैम, बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो ये 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा टू सॉल्व 50 में से एटलीस्ट आपको 40 क्वेश्चंस करना है। तो बिल्कुल 40 क्वेश्चन अगर आपको 60 मिनट्स में करने हैं तो अच्छा है ना। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है मैम कि आपको 10 मिनट ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ऑलमोस्ट 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए जनरली डोमेन सब्जेक्ट में 45 मिनट्स का टाइम ही दिया जाता है, एक्सेप्ट फॉर सम सब्जेक्ट्स। जब हम उनके ऊपर आएंगे तो हम उनकी भी बात करेंगे अलग से। सो यस, दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल। आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए और जैसा कि सर ने कहा उसको एज अ लाइफ स्किल अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए। सर एक चीज कहते हैं कि मैंने इकोनॉमिक्स को जिया है, तो आपको भी यही करना है एक्चुअली। अगर आपको एक अच्छा करियर चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स इस तरह से हो कि भाई आपके टिप्स पे हो वो और आपको कंसेप्ट सारे अच्छे से पता हो, तो आपको उसको जीना चाहिए और ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिए। हम आपके पास लेकर आएंगे आपके नेक्स्ट डोमेन सब्जेक्ट का वीडियो बहुत जल्दी। प्लीज बने रहिए CUET उत्कर्ष यूट्यूब चैनल से एंड कीप हसलिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।